परछाई एपिसोड 139। अब आगे। युवराज के घर में सभी लिविंग एरिया में बैठे थे। सभी की नज़र इस वक्त युवराज की मां सावित्री पर थी। उन सब के दिमाग में कई सवाल चल रहे थे, जिनके जवाब पाने की उम्मीद से सभी सावित्री को ही देख रहे थे। लिविंग एरिया की उस खामोशी को तोड़ते हुए समायरा संजीदगी के साथ कहती है, आप कौन है और यहाँ किस मकसद से आई थी? समायरा का ये स्ट्रेट सवाल सुनकर सभी की नज़र सावित्री से समायरा पर चली जाती है। अर्नव समायरा को देखते हुए अपने मन में कहता है, ये लड़की इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों है, बिना कुछ सोचे समझे बस कह देती है। पता नहीं जब मैं इसे अपने पेरेंट्स से मिलाऊंगा तब ये कैसे बिहेव करेगी। अर्नव ये सोच ही रहा था, तभी सावित्री समायरा को देखते हुए कहती है, मैं भी तुम लोगों की तरह ही एक इंसान हूँ, बस मुझ में कुछ शक्तियाँ हैं और वही शक्तियाँ मुझसे युवराज को मिली है। सावित्री की बात सुनकर निशा क्यूरियस होकर कहती है, लेकिन आंटी, अगर आप भी हमारी तरह ही इंसान हैं तो फिर आपके पास पावर्स कहाँ से आए? युवराज भी क्यूरियस होकर सावित्री को ही देख रहा था। वो भी कब से इसी सवाल का जवाब जानना चाहता था। सावित्री कहती है, ये शक्तियाँ मुझे मेरे पूर्वजों से मिली है। हमारे कुल में जन्म लेने वाले हर इंसान के पास ये शक्तियाँ होती है। ये कहते हुए सावित्री वहाँ बैठे सभी लोगों को देखने लगती है। वहाँ बैठे सभी लोग सावित्री को सवालिया नजरों से देख रहे थे। सावित्री आगे कहती है, मुझे मेरी माँ ने बताया था कि हमारे पूर्वज हिमालय के एक सिद्ध पुरुष थे और उनके पास कई सिद्धियां थीं। उनकी वही शक्तियां उनके वंशजों को मतलब हमें मिली है। ये सुनने के बाद युवराज कहता है, मॉम, आपने डैड से कहा था कि आप यहाँ किसी मकसद से आई थी और आपका वो मकसद मैं पूरा करूँगा। आप यहाँ किस मकसद से आई थी? और वो तांत्रिक मुझे उसी समय क्यों मारना चाहती थी जब मैं छोटा था? सावित्री कुछ याद करते हुए कहती है, इसकी वजह वो क्या है? युवराज कंफ्यूज होकर कहता है, वो क्या? सावित्री के उलझे हुए जवाबों से इरिटेट होकर समायरा कहती है, आप सारी बातें शुरू से क्यों नहीं बता देती? समायरा के ऐसा कहने पर सावित्री अपनी बात शुरू करती है। जंगल के अंदर उस कुएं में एक ऐसी चीज है जिसकी वो तांत्रिक रक्षा कर रही है। सदियों से उसके पूर्वज भी यही काम करते आ रहे हैं। हमारे वंश का मकसद है उस चीज को खत्म करना। हमारे पूर्वज कई पीढ़ियों से इसी कोशिश में लगे थे, लेकिन हम में से कोई भी कभी उस कुएं के अंदर नहीं जा पाया था। मैंने भी कई बार यही कोशिश की, लेकिन उस तांत्रिक और उस आत्मा ने मुझे कभी अंदर जाने ही नहीं दिया। युवराज कहता है, तो फिर आपने डैड से ऐसा क्यों कहा था कि वो मकसद मैं पूरा करूंगा? सावित्री कहती है, क्योंकि तुम्हारे पास हम सबसे ज्यादा शक्तियां हैं। हमारे कुल में कई 100 साल बाद किसी लड़के का जन्म हुआ है, और जैसा मेरी माँ ने मुझे बताया था कि हमारे कुल में जन्म लेने वाला लड़का हम सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। और शायद इसीलिए तुम वो काम करने में कामयाब हो गए जो हम में से कोई नहीं कर पाया। मुझे यकीन है कि तुम ही उस चीज को खत्म कर सकते हो। और शायद इसी वजह से वो तांत्रिक तुम्हें तभी मार देना चाहती थी जब तुम्हारा जन्म हुआ था, और जब वो तुम्हें नहीं मार पाई तो उसने तुम्हें उस आत्मा से जोड़कर कैद कर लिया। समायरा अपना अगला सवाल करती है, आपने कहा कि आपके वंश में हर किसी के पास शक्तियां होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब आपके पास कोई भी शक्ति है। ऐसा कैसे हो सकता है? सावित्री जवाब देते हुए कहती है, क्योंकि उस रात युवराज को उस तांत्रिक से बचाने के लिए मैंने अपनी सारी शक्तियां लगाकर युवराज को एक कवच दे दिया था, जिससे कम वो तांत्रिक और वो आत्मा युवराज को मार नहीं सकते। ये सुनकर सुहानी कहती है, लेकिन आंटी, वो लोग तो युवराज सर को उनके 27वें बर्थडे पर मारना चाहते हैं ना? सावित्री कहती है, हाँ, सिर्फ उसी तिथि पर युवराज को कोई मार सकता है। ये बात वो तांत्रिक अच्छे जानती थी, और वो ये नहीं चाहती थी कि युवराज उनसे कहीं दूर चला जाए, इसलिए उसने 27 सालों तक युवराज को उस आत्मा से जोड़कर रखा था। ये सुनकर समायरा बौखलाहट के साथ कहती है, तो इसका मतलब उस दिन के अलावा युवराज को कोई भी कभी भी नहीं मार सकता। समायरा को इस तरह से ये सवाल करते देख निशा सुहानी की तरफ झुकते हुए उससे धीरे से कहती है, सुहानी, क्या इसने अभी तक युवराज सर को मारने का प्लान ड्रॉप नहीं किया है क्या? सुहानी निशा के सवाल का जवाब नहीं देती और बस सवालिया नजरों से सावित्री को देखने लगती है। सावित्री नामे सर हिलाते हुए कहती है, नहीं, उस खास समय के अलावा युवराज को कोई भी जान से नहीं मार सकता, लेकिन हाँ, कोई युवराज को नुकसान जरूर पहुंचा सकता है, उसे घायल कर सकता है, उसे वश में भी कर सकता है, लेकिन युवराज को जान से मारना नामुमकिन है। मैंने अपनी सारी जिंदगी जो भी शक्तियां पाई थी उन्हें युवराज की सुरक्षा में लगा दिया है। सावित्री का जवाब सुनकर वहां बैठे सभी लोग हैरान थे। तभी निशा बौखलाहट के साथ कहती है, इसका मतलब युवराज सर इमोर्टल हैं।
निशा की बात सुनकर सावित्री हल्की हंसी के साथ कहती है, ऐसी बात नहीं है, युवराज भी हर इंसान की तरह अपनी उम्र पूरी करने के बाद यहाँ से चला जाएगा, लेकिन इसके अलावा कोई तंत्र शक्ति उसकी जान नहीं ले सकती। सावित्री का जवाब सुनकर निशा चैन की सांस लेती है। सुहानी कहती है, लेकिन आंटी, उस कुएं में ऐसी कौन सी चीज है जिसे खत्म करना इतना जरूरी है? और हम आज ही कुएं के अंदर गए थे, लेकिन हमें वहां ऐसी कोई चीज नहीं मिली। सावित्री कहती है, मैं नहीं जानती कि वो क्या चीज है, लेकिन वो उस तांत्रिक के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए वो और उसके पूर्वज सदियों से उसकी रक्षा करते आ रहे हैं। ये सुनकर समायरा अपनी जगह से उठते हुए कहती है, तो ठीक है, हम अभी वहां चलते हैं और उस चीज को उस तांत्रिक के साथ ही खत्म कर देते हैं। युवराज समायरा को मना करते हुए कहता है, नहीं, हम आज वहां नहीं जाएंगे। समायरा को किसी से भी ना सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। युवराज के मना करने पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में युवराज से कहती है, हो सकता है कि तुम्हारे पास बहुत वक्त हो, लेकिन मेरे पास नहीं है। मुझे जल्द से जल्द ये कहानी खत्म करके यहाँ से जाना है। समायरा की बात पूरी होते ही अर्नव परेशान होकर अपनी जगह से उठते हुए कहता है, कहाँ? अर्नव के इस रिएक्शन से समायरा को एहसास होता है कि उसने अभी अभी क्या कहा है। वो अर्नव के सवाल का कोई जवाब नहीं देती, लेकिन समायरा के इतना कहने से ही अर्नव बेचैन हो जाता है। उसके मन में फिर से वही डर बैठ जाता है कि कहीं समायरा उसे छोड़कर चली ना जाए। युवराज समायरा से कहता है, हो सकता है कि तुम्हें यहाँ से जाने की बहुत जल्दी हो, लेकिन इस वक्त यहाँ कोई भी उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं है। हम पहले उन अस्थियों को डिस्ट्रॉय करेंगे और फिर उस तांत्रिक को खत्म करके विशिंग वेल के अंदर जाएंगे। सावित्री युवराज की बात को बीच में ही काटते हुए कहती है, बेटा, उस तांत्रिक को मारना इतना आसान नहीं है। मैं खुद भी नहीं जानती कि उसे कैसे मारा जा सकता है। सावित्री की बात पूरी होने पर युवराज अर्नव की तरफ देखता है। अर्नव युवराज को देखकर हाँ में अपना सर हिला देता है। इसके बाद युवराज सावित्री के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, मॉम, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मुझे पता है कि हमें क्या करना है। युवराज लिविंग एरिया में बैठे सभी लोगों से कहता है, अब सभी जाकर आराम कर लो। आगे क्या करना है इसके बारे में हम कल बात करेंगे। युवराज के ऐसा कहने पर सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं सिवाय अर्नव के। सभी के वहां से जाने के बाद युवराज अर्नव के पास जाकर कहता है, वो कहाँ है? ये सुनकर अर्नव अपने जैकेट पॉकेट से एक कटार निकालकर युवराज की तरफ बढ़ा देता है। युवराज उस कटार को अपने हाथ में लेकर उसे गौर से देखने लगता है। उस कटार को देखते हुए युवराज की आंखों के सामने एक सीन चलने लगता है। युवराज भैरवनाथ की गुफा में उसके सामने खड़ा था। भैरवनाथ ध्यान मुद्रा में अपनी आंखें बंद करके बैठा था और उसके सामने एक खंजर हवा में लटका हुआ था। कुछ देर बाद भैरवनाथ अपनी आंखें खोलकर वो खंजर अपने हाथ में लेते हुए युवराज से कहता है, जानते हो ये क्या है? युवराज इस वक्त काफी गुस्से में था। वो भैरवनाथ के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। युवराज के खामोश रहने पर भैरवनाथ आगे कहता है, ये मैंने उसे मारने के लिए बनाया है जिसने मेरा हाथ काटा था। ये सोचते हुए युवराज प्रेजेंट में आ जाता है। विशिंग वेल के अंदर जाने से पहले युवराज ने अर्नव और विवेक से भैरवनाथ की मौत के बाद उसकी तलाशी लेने के लिए कहा था। उसे याद था कि भैरवनाथ के पास वो कटार है जिससे उस तांत्रिक को मारा जा सकता था। इसलिए भैरवनाथ के मरने के बाद अर्नव और विवेक उसके लाश की तलाशी ले रहे थे और उन्हें भैरवनाथ के पास से वो खंजर मिला। उस खंजर को देखकर युवराज समझ जाता है कि ये वही खंजर है। युवराज अर्नव से कहता है, थैंक्स A.S.P. सिंह, इसका मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी था। अर्नव कहता है, मी। युवराज, आपको थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं आपके लिए नहीं, यहाँ के लोगों के लिए कर रहा हूँ। युवराज एक हल्की स्माइल के साथ अर्नव से कहता है, यू आर सच अ ब्रेव ऑफिसर। बिना किसी पावर के आपने इतने खतरनाक तांत्रिक का सामना किया, ये सच में बहुत बड़ी बात है। अर्नव युवराज के इस बिहेवियर को देखकर हैरान था। इससे पहले युवराज ने अर्नव से इतने अच्छे से कभी बात नहीं की थी। अर्नव भी युवराज को देखकर एक स्माइल करता है और वहां से चला जाता है। अर्नव को इस वक्त समायरा के पास जाने की जल्दी थी। वो जानना चाहता था कि क्या सच में समायरा ये सब खत्म होने के बाद शिमला से जाना चाहती है। इधर युवराज भी अपने कमरे में आ जाता है। अपने कमरे में आकर वो देखता है कि सुहानी वहां नहीं है। ये देखकर वो फौरन निशा के रूम की तरफ बढ़ जाता है। युवराज निशा के कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर उसे नॉक करता है। अंदर से सुहानी की आवाज आती है, कम इन। सुहानी की आवाज सुनकर युवराज कंफर्म हो जाता है कि सुहानी निशा के ही कमरे में है।
कमरे के अंदर जाकर युवराज देखता है कि वहां सिर्फ सुहानी है। सुहानी बेड पर बैठकर अपना फोन चला रही थी और निशा इस वक्त वॉशरूम में थी। युवराज को वहां देखकर सुहानी बेड से उठ जाती है। युवराज सुहानी के पास आकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुहानी थोड़ा नर्वस होते हुए कहती है, मुझे लगता है कि अब मुझे आपके रूम में नहीं सोना चाहिए। युवराज सुहानी की आंखों में देखते हुए कहता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सुहानी युवराज से नजरें चुराते हुए कहती है, वो आंटी अब यहाँ आ चुकी है। मैं रात को ऐसे आपके रूम में रहूंगी तो वो क्या सोचेगी? युवराज सुहानी को पकड़कर अपने करीब लाते हुए कहता है, शायद तुम भूल रही हो, मैंने उनसे कहा है कि तुम मेरी वाइफ हो और हस्बैंड वाइफ एक साथ एक रूम में ही रहते हैं। इतना तो पता होगा तुम्हें। सुहानी युवराज को खुद से अलग करते हुए कहती है, युवराज सर, आप ये क्या कर रहे हैं? निशा वॉशरूम में है, बाहर आ गई तो। युवराज सुहानी को छेड़ते हुए कहता है, तो क्या? सुहानी युवराज को परेशान होकर घूरने लगती है। युवराज आगे कहता है, अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ कुछ न करूँ तो चुपचाप मेरे साथ हमारे रूम में चलो। सुहानी अपनी बात पर जोर देते हुए कहती है, हमारा रूम? युवराज कहता है, हाँ, हमारा रूम, और अगर तुम अभी मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से उठकर ले जाऊंगा। फिर मैं ये बिल्कुल भी नहीं सोचने वाला कि कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा। ये कहते हुए युवराज अपना हाथ सुहानी की तरफ बढ़ाने लगता है। युवराज को ऐसा करते देख सुहानी पीछे जाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी, आप चलिए। ये सुनकर युवराज निशा के रूम से बाहर आ जाता है। इधर विवेक अपने रूम में बेचैन होकर इधर से उधर चल रहा था। आज लिविंग एरिया में सभी का पूरा ध्यान सिर्फ सावित्री पर था। किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया था कि विवेक का ध्यान उस वक्त किसी और चीज पर ही था। चलते हुए विवेक की नज़र टेबल पर रखे उस कटार पर जाती है। ये वही कटार था जिससे विवेक ने भैरवनाथ को मारा था। विवेक अपनी आंखों में डर लिए उस कटार को देखते हुए खुद से कहता है, ओह गॉड, अगर समायरा की कही बात सच हुई तो मैं क्या करूंगा? एपिसोड 140। अब आगे। सुहानी युवराज के रूम के बालकनी में खड़े होकर बाहर की तरफ देख रही थी। युवराज की बालकनी से शिमला के जंगल का नज़ारा सुबह बहुत खूबसूरत और रात में उतना ही भयानक दिखाई देता था। सुहानी उस भयानक जंगल को देखते हुए अपने किसी सोच में डूबी हुई थी। युवराज इस वक्त वॉशरूम में शॉवर ले रहा था। कुछ देर बाद युवराज वॉशरूम से बाहर आता है और बाहर आते ही उसकी नज़र सुहानी को ढूंढने लगती है। उसे अब तक नहीं पता था कि सुहानी निशा के रूम से वापस आई है या नहीं। तभी युवराज की नज़र बालकनी पर जाती है और उसे वहां सुहानी दिखती है। युवराज सुहानी के पास जाकर उसे पीछे से अपनी बाहों में ले लेता है। सुहानी अपने ख्यालों में इस कदर खोई हुई थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब युवराज उसके पास आ गया। युवराज के इस तरह से हक करके पर सुहानी कुछ रिएक्ट नहीं करती, वो बस उसी तरह से जंगल को देखती रहती है। युवराज सुहानी के शोल्डर पर अपनी चिन टिकाते हुए कहता है, तो कोई मुझसे नाराज है? ये सुनकर सुहानी थोड़ा चौंक जाती है। उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि युवराज ने उसकी नाराजगी नोटिस भी की होगी, क्योंकि युवराज काफी टाइम से अपनी मां के साथ बातों में बिजी था और उसने सुहानी से ठीक से बात भी नहीं की थी। सुहानी युवराज की बात का कोई जवाब नहीं देती। सुहानी से कोई रेस्पॉन्स ना पाकर युवराज समझ जाता है कि आज वो काफी गुस्से में है। युवराज सुहानी के कान के पास आकर धीरे से कहता है, आई एम सॉरी। ये कहते हुए युवराज की सांसें सुहानी के नेक को टच कर रही थी। युवराज के इस तरह बस सॉरी कहने से ही सुहानी पिघलने लगती है, लेकिन वो खुद को मजबूत करते हुए कहती है, युवराज सर, आप मुझसे सॉरी क्यों कह रहे हैं? युवराज सुहानी को और भी कसकर पकड़ते हुए कहता है, क्योंकि तुम मुझसे गुस्सा हो। सुहानी कहती है, और मैं गुस्सा क्यों हूँ? युवराज कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हें मॉम के बारे में नहीं बताया। सुहानी तिरछी नज़र से युवराज को घूरते हुए कहती है, और? युवराज एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, ओके, तुम मुझसे इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हें मॉम के बारे में नहीं बताया, लेकिन समायरा से ये बात शेयर की। युवराज के ऐसा कहते ही सुहानी खुद को युवराज की पकड़ से आज़ाद करते हुए उसकी तरफ मुड़ जाती है और गुस्से में उसे डांटते हुए कहती है, जब आपको पता है कि किस बात से मैं गुस्सा हो सकती हूँ, वो आप बार बार वही काम क्यों करते हैं? युवराज सुहानी को अचानक से ऐसे अग्रेसिव होते देख चौंक जाता है। वो सुहानी पर शक करते हुए कहता है, क्या तुम समायरा से जेलस हो रही हो? युवराज के ऐसा कहते ही सुहानी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो गुस्से में युवराज को पुश करते हुए कहती है, मैं जेलस हो रही हूँ? मुझे बुरा लग रहा है।
मेरा हस्बैंड मुझसे अपनी सबसे पर्सनल बातें छुपाकर वही बातें किसी और लड़की से शेयर करेगा तो मुझसे गुस्सा नहीं आएगा क्या? ये कहते हुए सुहानी गुस्से में युवराज की तरफ बढ़ते जा रही थी और युवराज पीछे होते जा रहा था। युवराज पीछे जाते हुए सुहानी से कहता है, सुहानी रिलैक्स, इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? सुहानी और भी ज्यादा चिढ़ते हुए कहती है, अच्छा तो अब आपको लग रहा है जैसे मैं बिना वजह गुस्सा कर रही हूँ। आपको अपनी हरकतें तो कभी दिखाई नहीं देती, बस हमेशा आपको दूसरों को जज करना होता है। आप जैसे लोग ही लड़कियों को जज करके उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते, पता है इसी वजह से देश में लड़कियां पीछे हो रही है। युवराज कंफ्यूज होकर कहता है, अब मेरी वजह से देश की कौन सी लड़की पिछड़ गई? ये सुनकर सुहानी अपनी आंखें छोटी करते हुए कहती है, युवराज सर, आप बात को घुमाने की कोशिश मत कीजिए, यहाँ बात आपकी हो रही है, देश की लड़कियां कहाँ से बीच में आ गई? युवराज परेशान होकर कहता है, मैं कहाँ इन्हें बीच में लेकर आया, तुम इन्हें लेकर आई। सुहानी गुस्सा करते हुए कहती है, युवराज सर, दिस इज टू मच, अब आप मुझ पर झूठे इल्जाम भी लगाने लगे। सुहानी की बातें सुनकर अब युवराज का सर घूमने लगा था। वो परेशान होते हुए कहता है, सुहानी, मैंने कब तुम पर इल्जाम लगाया? ये कहते हुए युवराज पीछे आते हुए दीवार से टकरा जाता है। सुहानी युवराज की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहती है, देखा, आपने फिर से टॉपिक चेंज कर दिया। हमारी लड़ाई इस बारे में हो रही थी कि आपने वो बातें मुझसे शेयर न करके समायरा से शेयर क्यों की। युवराज अब आगे कुछ नहीं कहता, वो बस सुहानी को देखते हुए सोचने लगता है, ये खुद हमारे आर्ग्यूमेंट में वुमेन एम्पावरमेंट और इल्जाम लेकर आ रही है और इसका ब्लेम भी मुझ पर ही डाल रही है। अभी तो हमारी शादी हुए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और इसके अंदर की बीवी इतनी जल्दी जाग गई। युवराज को खामोश देखकर सुहानी कहती है, अब आपको मेरी बातों का जवाब देना भी जरूरी नहीं लगता। युवराज एक गहरी सांस लेकर खुद को काम करता है और फिर सुहानी के दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, सुहानी प्लीज रिलैक्स। युवराज के कहने पर सुहानी को भी एहसास होता है कि वो काफी टाइम से गुस्सा किए जा रही है। वो खुद को शांत करने की कोशिश करने लगती है। ये देखकर युवराज सुहानी की कमर को पकड़कर अपने पास लाते हुए कहता है, अब हम आराम से बात करते हैं, ओके? सुहानी भी हाँ में अपना सर हिला देती है। युवराज बड़े प्यार से कहता है, अब कहो। युवराज के ऐसा कहने पर सुहानी फिर से हाइपर होकर कुछ कहने ही वाली होती है, तभी युवराज फिर से कहता है, आराम से। ये सुनकर सुहानी एक गहरी सांस लेते हुए आराम से कहती है, युवराज सर, आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं अपनी कोई पर्सनल बात आपसे शेयर ना करके हाँ अर्नव सर से शेयर करूं तो आपको कैसा लगेगा? युवराज सुहानी के बाल उसके कान के पीछे करते हुए कहता है, मुझे तो बहुत बुरा लगेगा और गुस्सा भी आएगा। सुहानी अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हुए कहती है, एग्जैक्टली, तो फिर मेरा गुस्सा होना कैसे गलत हुआ? युवराज सुहानी को समझाते हुए कहता है, मैंने कब कहा कि तुम्हारा गुस्सा होना गलत है? लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात को समझो। सुहानी इनोसेंट सी शक्ल बनाकर कहती है, कौन सी बात? ये देखकर युवराज सुहानी के गाल पर एक किस करते हुए आगे कहते हैं, मैंने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये सब जानकर तुम बहुत परेशान हो जाती। तुम पहले ही मेरी वजह से बहुत परेशान हो और मैं तुम्हें और ट्रबल नहीं करना नहीं चाहता था। ये बात मैंने समायरा को इसलिए बताई क्योंकि सिर्फ समायरा ही मॉम को ढूंढ सकती है और तुमने देखा ना, उसने मॉम को ढूंढ भी लिया। समझ आया मिसेस दीवान? ये कहते हुए युवराज सुहानी की नाक खींच लेता है। सुहानी अपनी नाक सहलाते हुए आगे कहती है, लेकिन युवराज सर, मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप इस तरह से मुझसे बातें छुपाते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मुझे इस लायक ही नहीं समझते जिससे आप अपने दिल की बातें शेयर कर सके। सुहानी की ये बात युवराज के दिल को चुभ जाती है और उसके चेहरे की स्माइल एक पल में ही गायब हो जाती है। युवराज सुहानी को हक करते हुए कहता है, तुम ये बात कभी अपने दिमाग में लाना भी मत। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक बार ये सब ठीक हो जाए फिर हम भी एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे बिना किसी सीक्रेट के, ओके? सुहानी युवराज की बातों का कोई जवाब नहीं देती। वो युवराज की बाहों में सिमटे हुए अपनी आंखें बंद करके युवराज की मौजूदगी को महसूस करने लगती है। कुछ देर बाद युवराज सुहानी से अलग होकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बेड की तरफ बढ़ जाता है। युवराज सुहानी को बड़े आराम से बेड पर लेटा देता है और खुद बेड की दूसरी तरफ आकर लेट जाता है। युवराज के बेड पर लेटते ही सुहानी उन दोनों के बीच एक पिलो रख देती है। उसके ऐसा करने पर युवराज सुहानी को घूरते हुए कहता है, अब ये क्यों? अब तो हमारी शादी भी हो चुकी है।
सुहानी अपनी आंखें छोटी करते हुए कहती है, क्योंकि मैं अभी भी आपसे नाराज हूँ। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज उस पिलो को हटाते हुए सुहानी के ऊपर आ जाता है। युवराज को ऐसा करते देख सुहानी घबरा जाती है और वो डरकर हकलाते हुए कहती है, ये युवराज सर, ये आप क्या कर रहे हैं? युवराज अपना चेहरा सुहानी के नज़दीक लाकर कहता है, तुम मुझसे बिल्कुल नाराज हो सकती हो, लेकिन अब तुम्हें हमारे बीच में ये पिलो रखने की परमिशन बिल्कुल नहीं है। युवराज को अपने इतने करीब देखकर सुहानी का गुस्सा नर्वसनेस में बदल जाता है और वो आगे कुछ भी नहीं कह पाती। युवराज अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है, समझ आई बात? सुहानी डरते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है। ये देखकर युवराज के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो सुहानी के फोरहेड पर किस करते हुए अपनी जगह पर आ जाता है और सुहानी को अपनी बाहों में लेकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। युवराज को आंखें बंद करते देख सुहानी कहती है, युवराज सर। युवराज अपनी आंखें खोलकर सुहानी को देखते हुए कहता है, क्या हुआ? सुहानी युवराज के गाल पर किस करके कहती है, आई लव यू। ये कहकर सुहानी युवराज को हक कर लेती है। युवराज भी सुहानी को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, आई लव यू टू। इधर समायरा युवराज के घर के गेस्ट रूम में थी। वो हमेशा की तरह खिड़की से बाहर देखते हुए कुछ सोच रही थी। तभी अर्नव वहां आ जाता है। अर्नव समायरा के पास जाकर उस खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है, तो तुम यहाँ से जाना चाहती हो? समायरा अर्नव के सवाल का कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर अर्नव को गुस्सा आने लगता है। वो समायरा को अब खुद से दूर जाने नहीं दे सकता था। अर्नव समायरा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ करते हुए कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। समायरा जवाब देती है, हाँ, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। समायरा का जवाब सुनकर अर्नव की बेचैनी और भी बढ़ जाती है। वो अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है, लेकिन क्यों? समायरा सीरियस होकर कहती है, क्योंकि अब यहाँ रुकने की मेरे पास कोई वजह नहीं है। मैं यहाँ युवराज को मारकर अपनी माँ का बदला लेने आई थी, लेकिन अब उसका कोई मतलब नहीं रहा। मैं अब तक यहाँ रुकी हूँ क्योंकि उस साये और उस तांत्रिक को खत्म करना है। कल रात ये सब खत्म हो जाएगा और इसके साथ मेरे यहाँ रुकने की वजह भी खत्म हो जाएगी। अर्नव समायरा की आंखों में देखते हुए कहता है, तो क्या मैं तुम्हारे रुकने की वजह नहीं बन सकता? अर्नव का ये सवाल सुनकर समायरा उससे अपनी नज़रें फेरते हुए वहां से जाने लगती है। तभी अर्नव समायरा का हाथ पकड़कर उससे कहता है, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। अर्नव का ये बिहेवियर समायरा की मुश्किलें बढ़ा रहा था। वो जानती थी कि अब उसके लिए भी अर्नव से दूर रहना बहुत मुश्किल है। समायरा खुद को मजबूत करते हुए कहती है, तुम जो चाहते हो वो नहीं हो सकता। मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती। अर्नव कहता है, वही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्यों? समायरा सख्त लहजे में कहती है, हम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते। अर्नव फिर से कहता है, क्यों? समायरा कहती है, क्योंकि हम दोनों बिल्कुल अलग हैं और हमारा साथ कभी भी मुमकिन नहीं है। अर्नव समायरा के दोनों हाथों को कसकर पकड़ते हुए उसे अपने करीब ले आता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्या मुमकिन है और क्या नहीं, मैं इस वक्त ये नहीं जानना चाहता। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए क्या फील करती हो। अर्नव के ऐसा कहने से समायरा उसकी आंखों में देखती रह जाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती। अर्नव समायरा के हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहता है, समायरा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। समायरा अर्नव का हाथ झटकते हुए गुस्से से कहती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी फील नहीं करती। मेरे लिए तुम में और किसी और इंसान में कोई फर्क नहीं है। समायरा के इस जवाब से अर्नव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अच्छे से जानता था कि समायरा उससे झूठ बोल रही है। अर्नव गुस्से में समायरा के एकदम नजदीक जाकर उसे किस कर लेता है और अगले ही पल उससे अलग हो जाता है। अर्नव के ऐसा करने पर समायरा हैरान रह जाती है और अर्नव को हैरानी से देखने लगती है। अर्नव गुस्से में समायरा से कहता है, अगर तुम्हारे लिए मुझमें और किसी दूसरे इंसान में कोई फर्क नहीं है, तो खुद से ये पूछो कि और कितने लोगों को तुमने खुद को किस करने दिया है। और इसके बाद भी तुम्हारा जवाब वही हुआ, तो चली जाना यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये कहकर अर्नव वहां से चला जाता है और समायरा हैरानी से उसे जाते हुए देखती रह जाती है। समायरा को अंदाजा हो चुका था कि अर्नव के बिना रहना अब उसके लिए भी बहुत मुश्किल हो गया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। उसे पता था कि अगर वो अर्नव के साथ रहना चुनती है तो उसे अपनी अपनी तंत्र साधना छोड़नी होगी, लेकिन समायरा चाहकर भी अब ये सब नहीं छोड़ सकती थी। वो जानती थी कि अपनी इन शक्तियों से वो कई लोगों की मदद कर सकती है और उसने सोचा था कि वो अपनी आगे की जिंदगी यही करने वाली है। कुछ देर यही सब सोचने के बाद समायरा खिड़की से बाहर उस कार को देखने लगती है,
जिस कार में वो कलश रखा हुआ था। कलश में रखी अस्थियों की ऊर्जा की वजह से वो कार अपनी जगह से हिल रहा था। समायरा ने अपनी शक्तियों से उन अस्थियों की ऊर्जा को काफी हद तक कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन फिर भी वो कार काफी ज्यादा हिल रही थी। समायरा उस कार को देखते हुए खुद से कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। कुछ देर बाद दीवान विला में सभी सो चुके होते हैं, सिवाय समायरा के। समायरा अपने कमरे में जमीन पर बैठी अपनी साधना कर रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, तभी उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। उसे अपने ध्यान में उस बात का एहसास हो गया था जो दीवान विला के बाहर हो रहा था। वो साया पिछली बार की तरह उस अस्थियों को वापस ले जाने युवराज के घर आया था, लेकिन समायरा ने दीवान विला के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना दिया था, जिसे वो साया बहुत कोशिश करने पर भी पार नहीं कर पाता और वापस चला जाता है। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए। धन्यवाद।